गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व। तो आपको पता है स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व क्या होता है कि जब कोई भी कंट्री अपने पास स्टोरेज कैपेसिटी बना लेती है पेट्रोलियम की, ताकि कभी फ्यूचर में कि सप्लाई ना हो या कोई फैमिन जैसी सिचुएशन आ जाए, कोई कोई डिज़ास्टर आ जाए, तो अगर आपको सप्लाई नहीं आ रही है तो आप अपने रिज़र्व में से जो है वो यूज़ कर सकते हो। बेसिकली अगर आप सिंपल भाषा में समझो, आपने सेविंग्स जो है अपनी मनी जैसे रखी होती है कि बुरे टाइम में आपको यूज़ देगी वो, वैसे ही स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व भी होता है। ठीक है, तो यूएस ने अभी ये डिसाइड किया है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइजेस जो हैं पेट्रोलियम के बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं इस टाइम पे। क्रूड ऑयल प्राइसेस जो हैं वो $85 पर बैरल के आसपास चल रहे हैं, उससे भी ऊपर चल रहे हैं रादर। तो यूएस ने डिसाइड किया है कि अब वो जो उनके पास अपना ऑयल पड़ा है रिजर्व में, उसको वो मार्केट में लाएंगे। ठीक है, तो अभी आपको इसकी थोड़ी सी पॉलिटिक्स में जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। कि अब आप देखोगे कि जब पैंडमिक का टाइम था तो सारी कंट्रीज़ में मोस्टली जो है, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो मेजर कंट्रीज़ है वहाँ पर लॉकडाउन की सिचुएशन आई। तो इकोनॉमिक लॉस हुआ। तो इकोनॉमिक लॉस हुआ तब जो आपकी पेट्रोलियम वाली कंट्रीज़ थी, ये ओपेक कंट्रीज़ थी, इनके जो है क्योंकि डिमांड ही नहीं थी ऑयल की, तो जो ऑयल प्राइसेस थे वो बहुत ही कम हो गए थे। ठीक है, इवन एक सिचुएशन तो ऐसी आई थी कि एक जो है मार्केट में एक आपका एक जो है परचेजिंग जो आपका इंडेक्स था ऑयल का, वो नेगेटिव में चला गया था। मतलब ऑयल प्राइसेस जो है वो ज़ीरो से भी नीचे चले गए थे। वो हमने डिस्कस भी किया था कि नेगेटिव में कैसे जाते हैं, तो अभी हम वो डिस्कस नहीं करेंगे। हम सिंपल ये समझते हैं कि ऑयल प्राइसेस इतने नीचे चले गए थे, तो जो आपकी ऑयल पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं उनको बहुत नुकसान हुआ था उस टाइम पर। उनकी इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा सफ़र की थी, क्योंकि उनकी इकोनॉमी पूरी पेट्रोलियम पर डिपेंडेंट है। तो अब जो है जब रिकवरी हो रही है इकोनॉमी की सारी कंट्रीज़ में, जब कंट्रीज़ ओपन हो रही हैं, तो जो पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं, जो ओपेक कंट्रीज़ हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि हम मार्केट में सप्लाई को थोड़ा कम कर देंगे, जिससे क्या होगा कि प्राइस जो आपकी डिमांड ज़्यादा होगी, क्योंकि इकोनॉमी जो है खुल रही हैं, जो है दोबारा से डिमांड जो है वो ऑयल की होगी। और लेकिन हम जब उन्होंने जो है सप्लाई कम रखी होगी तो प्राइजेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। तो एक तरह से आर्टिफिशियली जो है ऑयल कंट्रीज़ जो है उन्होंने डिमांड और सप्लाई का कंट्रोल करते हुए आर्टिफिशियल जो है वो प्राइसेस बढ़ाए हुए हैं। ठीक है, लेकिन ये एक अंडरस्टैंडिंग पर चलता है। ठीक है, कि आपकी जो है इस टाइम पर ऑयल जो कंट्रीज़ हैं उनको अपनी इकोनॉमी को भी तो रिकवर करना है, उनको भी तो अपने जो है लॉस को रिकवर करना है। तो हमारी जो आपकी इंडिया, चाइना, यूएस, इनको समझना चाहिए कि उनकी कंट्री जो है बहुत सफ़र किया है लॉकडाउन का टाइम पे, तो उनको कुछ टाइम अपनी रिकवरी करनी है, इसीलिए उन्होंने ऑयल प्राइसेस को आर्टिफिशियली हाई रखा हुआ है। लेकिन अब ये टाइम इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, अब यूएस में कांग्रेशनल इलेक्शंस आ गए हैं। जैसे अब आप सोचो कि इंडिया में बहुत जब स्टेट असेंबली के इलेक्शंस आते हैं तो आप देखोगे एकदम से जो है प्राइसेस को कम करने की कोशिश की जाती है। वैसे ही बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन यूएस में, क्योंकि वहाँ पर मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं 2022 में, तो वहाँ पर वो इलेक्शन को जो है जीतने के लिए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या डिसाइड किया है कि ऑयल कम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं वो तो नहीं मान रही सप्लाई को बढ़ाने के लिए, क्योंकि सप्लाई बढ़ाएंगे तो जो है डिमांड सप्लाई का जो मिसमैच है वो कम हो जाएगा और उसकी वजह से प्राइसेस जो स्टेबलाइज हो जाएंगे। तो सप्लाई बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि हम प्राइसेस को स्टेबलाइज करें, लेकिन ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ नहीं मान रही हैं। तो यूएस ने क्या डिसाइड किया कि अगर आप नहीं सप्लाई करोगे तो हम अपने जो स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व है उसमें जो हमने ऑयल स्टोर करके रखा है वो हम सप्लाई करके मार्केट में डाल देंगे। जब सप्लाई उसकी बढ़ेगी तो डिमांड जो है आप समझ लो कि 100 बैरल की डिमांड है, एग्जांपल ले रहा हूँ, इतनी कम कैसे हो सकती है, ऑफकोर्स 100 बैरल की अगर मार्केट में डिमांड है और अगर आ ही पीछे से सिर्फ 50 रही है, तो उसके लिए उससे क्या होगा कि प्राइजेस बढ़ जाएंगे कि 100 जो है बैरल की डिमांड है, आ रही सिर्फ 50, तो जब डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो प्राइसेस बढ़ते हैं। तो यूएस ने क्या किया कि हम जो है, क्योंकि आप सिर्फ 50 जो है वो आप रिलीज़ कर रहे हो ऑयल, हम भी अपनी तरफ से जो है अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में से 50 जो है वो रिलीज़ कर देंगे बैरल, ताकि जो है प्राइजेस स्टेबलाइज हो जाएं, ताकि जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई जो है वो मार्केट में हो जाए। उससे जो मिसमैच है
वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब यूएस जो है उसने सिर्फ खुद ही डिसाइड नहीं किया है, उसने इंडिया और चाइना दोनों को बोला है कि आप भी यही करो, अपने स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व में से सप्लाई जो है वो मार्केट में ले आओ, ताकि जो ये ऑयल पेट्रोलियम कंट्रीज जो हैं, जो ऑयल पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, ओपेक ओपेक नाम इनको होता है, तो ओपेक कंट्रीज जो अब आर्टिफिशियली जो है प्राइस को बढ़ाकर बैठी हैं, तो इनकी जो है ये स्ट्रेटजी खराब हो जाए, ठीक है। तो अभी क्योंकि क्या हो रहा था कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत क्रिटिसिज्म भी हो रहा था कि वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं ऑयल प्राइसेस को जो है वो स्टेबलाइज करने के लिए, इतने ज़्यादा हाई जा चुके हैं क्रूड ऑयल प्राइसेस। तो अब जो है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इलेक्शंस को देखते हुए डिसाइड किया है कि वो इंडिया और चाइना को भी पुश करेंगे कि आप भी अपने जो है वो मार्केट में सप्लाई लाओ, ताकि जो है प्राइसेस स्टेबलाइज हो जाएं, ठीक है। अब ये जो एसपीआर स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व यूएस ने 1975 में बनाया था, क्योंकि तब अरब कंट्रीज़ ने ऑयल एम्बार्गो लगा दिया था यूएस, कनाडा और जो ये वेस्टर्न कंट्रीज़ के ऊपर, क्योंकि तब अरब इसराइली कन्फ्लिक्ट चल रहा था और अरब जो इसराइल का साथ वेस्टर्न कंट्रीज़ ने दिया था, ठीक है। तो तब उस टाइम पर यूएस ने डिसाइड किया कि अरब ऑयल पर हम डिपेंडेंट नहीं रह सकते, इसलिए हमको स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व जो है वो बनाकर रखने पड़ेंगे कि कहीं कल को एक हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए या महीने के लिए ऑयल सप्लाई ये ना भी दें तो भी हमारा काम चलता रहे, ठीक है। तो अब कितना यूएस के पास इस टाइम पर जो है स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में ऑयल है? ऑलमोस्ट 606 मिलियन बैरल्स, मतलब इतना ऑयल है कि एक महीने तक की डिमांड यूएस की जो है वो पूरी कर हो सकती है, ठीक है। अब क्या सिर्फ यूएस के पास ही है ये स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स? नो, हम बहुत सारी कंट्रीज के पास है, इंक्लूडिंग इंडिया के पास भी है। 29 मेंबर कंट्रीज जो हैं इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की, इंक्लूडिंग यूके, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इनके पास इतना ऑयल है कि ये अपनी 90 डेज की नेट ऑयल इंपोर्ट्स की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। फिर चाइना के पास भी बहुत सारे ऐसे स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं। पिछले 15 साल पहले जो है चाइना ने बनाने शुरू किए थे, उनके पास भी बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम रिजर्व है। इंडिया के पास भी है, इंडिया वैसे तो थर्ड बिगेस्ट ऑयल इंपोर्टर और कंज्यूमर है वर्ल्ड का। इंडिया ने भी एक रिजर्व बना रखे हैं। आई थिंक इंडिया के लेस देन अ वीक के रिजर्व्स हैं कि अगर एक हफ्ते तक हमारे को सप्लाई ना आए तो हम अपनी जो है स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से जो है वो पूरी कर सकते हैं, ठीक है। जो आपने समझ लो आपकी जॉब चली जाए तो आप 1 महीने के लिए या 2 महीने के लिए जो आपने सैलरी बचा के रखी होती है या आपने सेविंग्स रखी होती हैं, वही ये चीज़ है, ठीक है। तो ओईसी कंट्री का अगर हम एवरेज लें तो एवरेज जो है हर ओईसीडी कंट्रीज के पास अबाउट 1.5 मिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड जो है वो सितंबर के अगर हम आंकड़े देखें तो 1.5 मिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 15 दिन तक की ग्लोबल डिमांड को पूरा किया जा सकता है जो है और अगर अरब ऑयल जो कंट्रीज़ हैं वो ऑयल सप्लाई ना दें, ठीक है। तो ये सब करने का मोटिव ही क्या है, क्यों करना चाह रहा है यूएस, क्यों मार्केट में ये सप्लाई लाना चाह रहा है? ताकि प्राइसेस को स्टेबलाइज किया जा सके, अरब कंट्रीज़ को ये पुश किया जा सके कि अगर आप नहीं करोगे तो हम अपना स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व यूज़ करेंगे, हम आपसे ऑयल नहीं खरीदेंगे, ठीक है। तो ये एक तरह से पुश करने की कोशिश की जा रही है। बट इलेक्शंस हैं यूएस में, इसीलिए इसको किया जा रहा है। अगर ये मिड टर्म इलेक्शंस ना होते तो यूएस वाज आल्सो अर्निंग, यूएस भी इसमें से अर्निंग कर रहा था, क्योंकि यूएस खुद भी एक बहुत बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर है, ठीक है। तो अब हर रोज़ के 4.4 मिलियन बैरल्स पर डे जो है यूएस जो है वो मार्केट में सप्लाई करेगा। अगर ये डिसीजन जो है वो अप्रूव कर दिया गया प्रेसिडेंट बाइडेन द्वारा, तो ऑलमोस्ट 4.4 मिलियन बैरल्स पर डे जो है यूएस मार्केट में सप्लाई लाएगा ऑयल की। उससे क्या होगा, मार्केट में प्राइजेस धीरे 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 स्टेबलाइज होने की जो है वो शुरुआत हो जाएगी, ठीक है। अब अगर इतनी बड़ी जो कोऑर्डिनेशन है उसके लिए चाइना और इंडिया का भी सपोर्ट चाहिए, क्योंकि इनको भी कहा है यूएस ने कि तुम भी अपना जो है स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स को यूज़ करो, वरना ये ऑयल कंट्रीज़ तो हैं ये तो करेंगे ही नहीं, क्योंकि ऑयल कंट्रीज़ ने बोला है कि नेक्स्ट ईयर सितंबर के आसपास तक हम सप्लाई जो है वो बढ़ाने नहीं वाले हैं, ड्रास्टिकली नहीं बढ़ाएंगे, धीरे 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 बढ़ाएंगे। बट उसकी वजह से क्या हो रहा है, ऑयल प्राइसेस जो है वो बहुत हाई चल रहे हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है प्रस्थान। तो एक ऑफशोर सिक्योरिटी एक्सरसाइज, ऑफशोर का मतलब क्या होता है कि लैंड के पास, मतलब सी में लेकिन लैंड के बिल्कुल पास एक सिक्योरिटी एक्सरसाइज की गई है रिसेंटली, जिसका नाम है प्रस्थान। प्रस्थान जो है ये एक्सरसाइज हर 6 महीने में की जाती है। और इसको कौन ऑर्गेनाइज करता है? वेस्टर्न नेवल कमांड के हेडक्वार्टर जो है वो इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। मुंबई में इसको किया जाता है ताकि
इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, ओएनजीसी, पोर्ट ट्रस्ट, जितने भी जो स्टेक होल्डर्स हैं जो उस एरिया में इन्वॉल्व हैं, उन सब की रेडीनेस को चेक किया जा सके कि कल को जैसे आपको मुंबई के ही उस एरिया में टेररिस्ट अटैक हुआ था, तो क्या ये फेंड ऑफ कर सकेंगे अगर ऐसा सिचुएशन आई, तो सिक्योरिटी सिचुएशन अगर दोबारा अराइज होती है तो क्या ये सारे मिल के आपस में कोऑर्डिनेट करके ऐसी सिचुएशन से लड़ सकेंगे कि नहीं लड़ सकेंगे। ये देखने के लिए हर 6 महीने में प्रस्थान नाम की जो है ऑफशोर सिक्योरिटी एक्सरसाइज जो है वो की जाती है। ठीक है, तो मुंबई हाई नॉर्थ जो प्लेटफॉर्म है ओएनजीसी का, उसके आसपास जो है इस बार की जा रही है ये एक्सरसाइज। इसमें टेररिस्ट इंट्रूजन, बॉम्ब एक्सप्लोजन, मेजर फायर, अगर कोई फायर भी हो जाए, लग जाए, ऑयल स्पिल हो जाए, तो ये सारी चीज़ों को जो है इसमें डिस्कस रादर एक्सरसाइज की जाती है, ड्रिल की जाती है, ताकि जो है इसके लिए हम पहले से ही प्रिपेयर हो सकें। ठीक है, सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है सिडनी डायलॉग। तो पीएम मोदी ने भी रिसेंटली सिडनी डायलॉग, ये एक स्ट्रेटेजिक फोरम है, इसको एड्रेस किया है। और थीम क्या था, पीएम मोदी जो है उन्होंने किस थीम पर बात की है, इंडियाज टेक्नोलॉजी एवोल्यूशन एंड रेवोल्यूशन। तो उन्होंने बोला कि इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया का सेंट्रल रोल है और इंडिया डिजिटल वर्ल्ड में भी एक बहुत बड़ा लीडर जो है वो एमर्ज हो रहा है। और पूरी दुनिया में सी से लेके साइबर स्पेस तक जो है, और इवन स्पेस में भी नवे फॉर्म ऑफ चैलेंजेस आ रहे हैं, तो उसको एड्रेस करने के लिए डेमोक्रेटिक कंट्रीज को इकट्ठे आना ज़रूरी है। ठीक है, डेमोक्रेसी जो है वो बहुत ओपन होती है। ठीक है, और डेमोक्रेसी की ओपननेस की वजह से इसको मिसयूज करना भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो अब ये एक ना बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ इज़ योर बिगेस्ट वल्नरेबिलिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास 100 करोड़ रुपीज़ हैं, अगर आपके पास 100 करोड़ रुपए हैं तो आपके पास खोने के लिए भी 100 करोड़ रुपए हैं। ठीक है, मेरे पास नहीं है इतने, तो मेरे पास खोने को भी इतने नहीं है, लेकिन अगर आपके पास 100 करोड़ रुपए हैं तो आपके पास खोने के लिए भी 100 करोड़ रुपए हैं। तो आपकी जो बिगेस्ट स्ट्रेंथ है 100 करोड़ रुपए की, वही आपकी बिगेस्ट वल्नरेबिलिटी या वही सबसे बड़ी आपकी कमजोरी भी है। ठीक है, तो यही इंडिया ने जो है वो मैसेज दिया है कि हमारी सबसे बड़ी डेमोक्रेसी की जो है स्ट्रेंथ वो ओपननेस है, लेकिन यही सबसे बड़ी हमारी कमजोरी भी बन रही है, क्योंकि चाइना जैसी कंट्रीज, अब ये मैसेज जो है वो चाइना को ही दिया है इसमें, कि चाइना जैसी कंट्रीज हमारी डेमोक्रेसी की ओपननेस का मिसयूज भी कर रही हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल दूं अगर आपको सबसे बेस्ट, तो अभी रिसेंट एग्जाम्पल है, चार धाम यात्रा में कुछ पटिशन्स फाइल हुई हैं। ठीक है, आपको पता है ना कि इस रोड को इतना मतलब खोलो क्योंकि इकोलॉजी खतरे में है, या जो भी रीज़न दिए जा रहे हैं। पिछले 2018 में वो केस गया था और अभी तक वो केस चलता जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में ऑफ कोर्स जजमेंट रिजर्व कर लिया है अब 2021 में, बट 3 साल इंडिया के ख़राब हुए हैं ऐसे केसेस में। इंडिया में ओपननेस है, डेमोक्रेसी है, तो कोई भी केस फाइल कर सकता है, लेकिन अब थक हार कर गवर्नमेंट को ये एक्सेप्ट करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट में कि हम इसलिए इतनी ओपन रोड्स बना रहे हैं वहाँ पर, क्योंकि हमें ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर जाना है जो कि 42 फीट लॉन्ग है। तो उसको अगर हमको बाय रोड लेकर जाना है तो हमको खुली जो है रोड्स बनानी पड़ेंगी, वरना हम सिचुएशन ऑफ वॉर में लड़ेंगे कैसे। ठीक है, तो ये 3 साल हमारे वेस्ट हुए हैं। लेकिन यही अब चाइना का सोचो आप, चाइना में कोई डेमोक्रेसी नहीं है, चाइना में कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, चाइना में कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है, तो उनके पास ये ऐसे डिसीजंस लेने की जो है वो क्विक डिसीजन मेकिंग की उनके पास पावर है, उनके उधर कोई केस नहीं कर सकता। तो इंडिया में क्योंकि ओपननेस है, तो इंडिया में इस ओपननेस का मिसयूज भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये एक सटल फॉर्म में पीएम मोदी ने मैसेज दिया है सारी डेमोक्रेसीज को कि अपनी ओपननेस को अपनी कमजोरी मत बनने दो। ठीक है, तो ये सिडनी डायलॉग जो है ये अभी 17 से 19 जो आपका है आज ख़त्म हो जाएगा। ये सिडनी डायलॉग वहाँ पर कंडक्ट किया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया में। इसको ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट जो है वो कंडक्ट करवाता है। इसमें पॉलिटिकल, बिजनेस, गवर्नमेंट लीडर्स जो होते हैं डिबेट करते हैं, कैसे जो है स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस के बारे में बात करते हैं कि क्या जो है वर्ल्ड कैसे इमर्ज हो रहा है, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ क्या हैं, इस सब के बारे में डिस्कशन होती है। जैसे हमारा रायसीना डायलॉग होता है ना, वैसे ही ये एक सिडनी डायलॉग भी है। ठीक है, सो नाउ अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर। सो अभी मीटिंग हुई है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की, और उन्होंने यूनानिमसली मतलब सब ने इकट्ठे जो है वो एग्री किया है कि जो बजट 2021-22 था वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट, रियलिस्ट, रिफॉर्मिस्ट और ग्रोथ ओरिएंटेड बजट था। ठीक है, फिर उन्होंने ये भी बोला है कि आने वाले जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें रियल और नॉमिनल रेट ऑफ ग्रोथ दोनों ही वो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है उसके बारे में कि ग्रोथ रेट बढ़ने वाला है। फिर बेस इफेक्ट तो हमने आपको बताया था ना कि
जैसे आपको एग्जांपल दूं कि 100 रुपीज़ आपके पास जेब में थे और अगले महीने जो है आपको छुट्टी दी गई, आपने जो है वो काम नहीं किया या आपने 10 दिन काम किया तो आपके जो है वो पैसे कट गए। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं कि आपको आपकी 90,000 रुपये तनख्वाह मिलती है। ठीक है, तो 90,000 तनख्वाह मिलती है और अगर आपने अगले महीने काम सिर्फ 10 दिन किया तो आपकी जो है 1/3 सैलरी का 1/3 ही सैलरी मिलेगी, मतलब आपको 30,000 मिलेंगे। ठीक है, लेकिन अब अगली बार दोबारा जब अगले महीने आप पूरे महीने काम करोगे तो आपको दोबारा 90,000 मिलेगी। ठीक है, तो आप दिखाओगे क्या कि मेरे को पिछले महीने 30,000 तनख्वाह मिली है, इस बार हमारे को 90,000 तनख्वाह मिली है, तो हमारा जो है वो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स एक्स्ट्रा हमको जो है वो ग्रोथ हुई है हमारी सैलरी में। तो ऐसा तो सही नहीं है ना, क्योंकि आपको तो ये सिर्फ बेस इफेक्ट है, क्योंकि आपने उस टाइम पर काम नहीं किया था इसलिए आपको सैलरी उतनी नहीं मिली। तो आपका जो ग्रोथ रेट आप दिखा रहे हो कि 3 गुना हमारी सैलरी बढ़ी है, तो वो सिर्फ बेस इफेक्ट की वजह से हो रहा है, क्योंकि आपका बेस ही बहुत लो था पिछले महीने। ठीक है, तो ऐसा इसी चीज़ को आप इकोनॉमी में समझ लो कि इकोनॉमी जब पैंडेमिक के टाइम पर हमारी बंद थी, लॉकडाउन में थी, तो इकोनॉमी ऑफ कोर्स जीडीपी अगर आपका 100 था पहले तो वो नीचे जाकर 90 पर आ गया होगा क्योंकि आपकी इकोनॉमी बंद थी। लेकिन जब आपने अगले साल इकोनॉमी दोबारा ओपन करी तो आपका वो 100 से जो है आपका 100 पे नॉर्मल जीडीपी रहता है, लेकिन अब वो बढ़कर 105 पे हो गया होगा। तो आपकी एक्चुअल में ग्रोथ तो सिर्फ 5% हुई, लेकिन आप क्या दिखाओगे कि पिछले साल हमारा 90 था और इस साल हमारी 105 जो ग्रोथ हुई है, तो उसमें जो है वो मोर देन 10%, रादर मोर देन 15%, जितना भी बन रहा है, ऑफ कोर्स मैंने कैलकुलेट नहीं किया, तो जितना भी बन रहा है उतनी आप ग्रोथ दिखाओगे। वो सिर्फ बेस इफेक्ट के चेंजेस हैं। ठीक है, तो जो है ईएसी ने ये बोला कि सिर्फ बेस इफेक्ट की ही ग्रोथ नहीं है, असल में हमारे कंस्ट्रक्शन या कंटैक्ट इंटेंसिव सेक्टर्स जो है वो भी इंप्रूव कर रहे हैं, वो भी रिकवर कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स जो है वो भी रिकवर कर जाएंगी, तो हमारी इकोनॉमी दोबारा से पटरी पर आ जाएगी और हमारा जो है 7 से 7.5% ग्रोथ जो है वो अगले साल से हमको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये प्राइम मिनिस्टर की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल क्या है? ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन स्टैट्यूटरी, नॉन परमानेंट, इंडिपेंडेंट बॉडी है। ठीक है, सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव बॉडी से बनाई हुई है। प्राइम मिनिस्टर ने एक काउंसिल बनाया अपनी एडवाइजरी के लिए, वही है ये सिर्फ। ठीक है, इसको कोई स्टैट्यूटरी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं मिला हुआ, ना ही ये परमानेंट है, जिस दिन चाहे प्राइम मिनिस्टर इसको बंद भी कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ इसको मोटिव क्या है कि क्रिटिकल इश्यूज जो इकोनॉमी से रिलेटेड या सिर्फ इकोनॉमी से ही रिलेटेड जो है इश्यूज पे एडवाइजरी नहीं देते हैं, स्ट्रेटजिक इश्यूज पे भी अगर प्राइम मिनिस्टर कहें कि हम मुझे स्ट्रेटजिक एडवाइस भी चाहिए, उस पर भी एडवाइस दे सकते हैं। ठीक है, तो इन्फ्लेशन, जीडीपी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट चेंजेस, बहुत सारे ऐसे रिलेशन ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे प्राइम मिनिस्टर इस काउंसिल से एडवाइस मांगते हैं, और ये पीरियोडिक रिपोर्ट्स जो है वो प्राइम मिनिस्टर को सबमिट करते हैं। ठीक है, फिर मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज जो आपके और भी इंपॉर्टेंस के इश्यूज हैं, अब क्योंकि हमारी इकोनॉमी जो है उसको आप सिलोज में नहीं देख सकते, पॉलिटिक्स का भी उस पर इफेक्ट पड़ता है, इंटरनेशनल रिलेशंस का भी उस पर इफेक्ट पड़ता है, बहुत सी और चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है। उन सब चीज़ों को एनालाइज करके प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट देते हैं कि कैसे हम जो है मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज़ को एड्रेस कर सकते हैं, कैसे हम जो है अपनी ग्रोथ को जो है हम पटरी पर वापस ला सकते हैं, या हम ग्रोथ जो है वो ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। जो भी प्राइम मिनिस्टर इनको बोलेंगे कि मुझे इस चीज़ के बारे में एडवाइस चाहिए, सिंपल सी ये बात है, उनको ये एडवाइस करते हैं उस टॉपिक्स पर। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। तो अभी 16th एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट रिलीज़ की गई है। अब ये रिपोर्ट कह रही है कि रूरल चिल्ड्रंस जो है वो स्कूल हु वर नॉट एनरोल्ड इन स्कूल जो है मतलब कि जो स्कूल में एनरोल नहीं हुए पैंडेमिक में, उनकी जो संख्या है वो डबल हुई है पैंडेमिक के टाइम पर। ठीक है, मतलब पैंडेमिक में स्कूल्स ओपन नहीं थे, तो रूरल चिल्ड्रन जो कि जिनको स्कूल में जाना था वो पैंडेमिक में स्कूल बंद होने की वजह से जो है वो नहीं जा पाए, तो उन बच्चों की संख्या कितनी है, वो डबल हुई है। ठीक है, अब इसमें ये भी कहा गया है कि 1/3 ऑफ चिल्ड्रन जो कि क्लासेस 1 और 2 में थे, उन्होंने कभी भी स्कूल अटेंड नहीं किया, लेकिन वो एनरोल हुए बैठे हैं। ठीक है, मतलब कि एनरोलमेंट क्या होता है, आपने एडमिशन ली हुई है लेकिन आप स्कूल कभी अटेंड नहीं कर रहे। ठीक है, आपने एडमिशन ली हुई है, एनरोलमेंट करवाया हुआ है स्कूल में, लेकिन आपने कभी स्कूल अटेंड नहीं किया, ऐसे बच्चों की संख्या 1/3 है क्लासेस 1 और 2 के में जो है। ठीक है, फिर 76,000 के आसपास लोगों का सर्वे, बच्चों का सर्वे किया है, उसमें 6 से 14 जो है ईयर्स ऑफ एज के बच्चों के सर्वे में ये पता लगाया कि 92% बच्चों के पास टेक्स्ट बुक्स तो हैं उनकी क्लास की, लेकिन टेक्स्ट बुक के अलावा और कोई लर्निंग रिसोर्सेज या सपोर्ट उनके पास अवेलेबल नहीं था।
ठीक है। फिर ऑनलाइन लर्निंग भी जो है वो सिर्फ 1/4 स्टूडेंट्स को जो है वो मिल पाई, क्योंकि स्मार्टफोन की अवेलेबिलिटी या फिर इंटरनेट एक्सेस की अवेलेबिलिटी सिर्फ 1/4 बच्चों के पास ही थी। और ये इंटरनेट की अवेलेबिलिटी और स्मार्टफोन की अवेलेबिलिटी भी बहुत वेरी करती है। जैसे कि केरला में 91% बच्चे जो हैं वो इसे एक्सेस कर पाए, हिमाचल प्रदेश में 80% बच्चे इसको एक्सेस कर पाए, लेकिन बिहार और वेस्ट बंगाल में 10% और 13% का जो है ये आंकड़ा है। ठीक है। अब इसका बैकग्राउंड क्या है? एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन जो रिपोर्ट है, ये एनजीओ प्रथम इसको हर साल कंडक्ट करता है और पिछले 15 साल से जो है इसको कंडक्ट किया जा रहा है। रादर ये 16th ईयर है, तो 16th एडिशन रिपोर्ट है ना, तो 16th जो है ये रिपोर्ट है और 16 साल या पिछले 16 साल से इसको कंडक्ट किया जा रहा है। ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है नेशनल एपिलेप्सी डे। तो 17 नवंबर को नेशनल एपिलेप्सी डे जो है वो मनाया गया है रिसेंटली। तो एपिलेप्सी एक नॉन कम्युनिकेबल क्रॉनिक डिसीज है ब्रेन की, जिससे ऑलमोस्ट 5 करोड़ लोग जो है वो वर्ल्ड वाइड पीड़ित हैं। इसमें सीजर्स होते हैं। ठीक है। मतलब आपको दौरा दौरा पता है ना, आपको दौरे पड़ते हैं इसके अंदर, जिसको हम सीजर्स कहते हैं इंग्लिश में। और इसमें कुछ थोड़े थोड़े टाइम के लिए इनवॉलंटरी मूवमेंट होती है, मतलब आप ना चाहते हुए भी मूवमेंट हो रही है बॉडी पार्ट की। और कई बार तो कॉन्शियसनेस भी उनकी चली जाती है, और जो है ब्लैडर फंक्शन, मतलब यूरिन पास करना या स्टूल पास करने पे भी कंट्रोल नहीं रहता है। ठीक है। 80% जो लोग हैं एपिलेप्सी से पीड़ित, वो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में रहते हैं, जबकि ये बीमारी ट्रीटेबल है, इसको आसानी से ट्रीट किया जा सकता है। लेकिन 3/4 जो लोग हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज में रहते हैं, उनको ये ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है, बहुत सी वजहों की वजह से। ठीक है। सो अब हम सारे टॉपिक्स को इंग्लिश में देखते हैं। नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। सो द फर्स्ट टॉपिक इज स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। सो द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसिडरिंग द सप्लाई ऑफ crude oil from their own strategic petroleum reserves. So it has also requested countries like China and India, which are the second and third largest consumers and importers of crude oil respectively. This administration has asked these countries that they should also release their strategic petroleum reserve into the market to stabilize the crude oil prices. So what has happened recently is that oil prices have reached the zenith, and they have reached the 7-year high at almost $85 per barrel. So remember that whenever you are thinking that in 2014 it was about $103 per barrel and the prices were less, just remember that at that time the US dollar and Indian rupee had a different value. It was much lower than that of today, and that's why the current crude oil prices are much higher than as if you compare it with 2014. Okay, that's why we are also witnessing that petroleum prices in India are very high these days. So what has happened? Let us go beyond this particular topic to understand what is the reason behind this decision. So what has happened, that during the pandemic the oil prices were abysmally low, or in some index in rather in US, in some index in US, they reached such low prices that the crude oil prices almost reached in negative territory. So we're not going to discuss how crude oil prices can become negative. So there are several reasons for that also, because we have discussed it amply during one of our sessions in prelims booster. So that's not important for us. What is the message behind is that the crude oil prices were very low during the pandemic, and because of that the oil countries suffered a major setback, because they are totally reliant on oil prices. So now once the countries are opening up, the oil demand is shooting up again at the pre-pandemic level. So what the oil exporting countries, or let's call them OPEC. So what OPEC has decided, that they would not bring too much supply of oil into the market so as to control the prices, because they want to recover their economy. That's why they have created artificial supply blocks, so that the demand has increased in the market because the countries are opening up, but these OPEC countries are not releasing as much supply of oil, so that the prices of oil remain high.
So basic economics, demand supply mismatch. Okay, so if you don't know about that, just read basic economics, that whenever the demand of a product is very high and supply is not fulfilling it, then the prices of that product would become high. Okay, so similarly, if the demand of product is low but there is too much supply of any product, the prices would crash down. Okay, so this is the basic economics which is working in this case also. So now what is happening, the supply is being controlled by OPEC countries, and there is too much demand because we have opened up our economies and demand is back to the normal, that is the pre-pandemic level. But the OPEC countries are not releasing the supply of oil so as to control the prices and keep it higher. So what US has decided now, so US is saying that enough is enough now. You have been controlling the oil prices for so long, and now we have elections next year, that is in 2022. So just consider it as a state assembly election. Okay, just for your understanding, of course this is actually congressional elections. The 2022 midterm elections are congressional elections in US. But for your understanding, I'm giving you an example from India, so that whenever there are state assembly elections and oil prices are high, the central government does something so as to bring down the oil prices level, okay, down. Okay, so this is what the Biden administration is doing, because the Democratic Party wants to win the elections in 2022, and the voters are saying that the Biden administration is not doing enough to bring down the oil prices. That's why the US has decided, because OPEC countries are not understanding this situation, that US should have low oil prices, or the world rather should have low oil prices. That's why the Biden administration is saying that if OPEC countries are not fulfilling the supply needs of the market, what we are going to do, we will use our strategic petroleum reserves and we will release it into the market. So demand supply mismatch will be over, and that would stabilize the oil prices. Okay, that's why it has requested China and India also that they should also release their strategic petroleum reserves into the market, and that would stabilize the oil prices globally. Okay, so when did the US create this strategic petroleum reserve? So they created this in 1975, after the Arab countries uh, imposed an embargo on Western countries, especially the US, Canada, and UK, because they were siding with the Israelis during the Arab-Israeli war. So after witnessing that Arab countries cannot be relied upon indefinitely, the US decided that in 1975 they would be constructing this strategic petroleum reserve. So just remember, a very simple example for you to remember this is that you are saving money, so that once you lose your job due to any situation, you can sustain for, let's say, 2 or 3 months. So that's just simple savings, that you can just consider this strategic petroleum reserves as your savings. Okay, so US decided that in case there is supply disruption from Arab countries, we should have some amount of petroleum reserves, so that our economy or energy needs do not suffer. Okay, so they have currently about 606 million barrels of oil, which is enough to meet the US demand for more than a month. And if this decision gets a go ahead from President Biden, then they would be releasing about 4 million barrels or 4.4 million barrels per day into the market, and they would be requesting China and India to do so, and this would considerably stabilize the price of the oil in the international market. Okay, so apart from US, is there any other country that also maintains this strategic reserves? Of course, 29 member countries of International Energy Agency are also maintaining this strategic petroleum reserves, and they have about 90 days, so much oil that they can cater to their needs of 90 days of their own net oil imports. China is also maintaining it, India is also maintaining it, but of course India's strategic petroleum reserve can only fulfill its need for less than a week, I guess. Okay, so I am not more than a week, of course, and China has similar, about 2 weeks or 3 weeks. So if both of us, China and India, join the US, we would be able to significantly reduce the prices of crude oil, because we would be able to address the issue of demand and supply of this crude oils. Okay, so currently about
1.5 million barrels of crude oil is available with all the OECD countries. So this is the average amount of oil that every OECD government is holding with them. So it is about 15 days of global demand of oil. About 15 days of global demand of oil can be taken care of by these OECD countries. So this is basically arm twisting the OPEC countries, that if you do not fall into line, if you do not do anything about if you do not cancel this artificial uh, uh, if you do not cancel this habit of artificially raising up the oil prices, then we would enter into the market and we would try to stabilize the prices. Okay, so this is basically strategic and political bickering that is going on over the issue of international crude oil prices. So once this issue is resolved, the OPEC countries, once they decide, because there were talks that the OPEC countries have decided that they would be increasing the oil supply slowly, because they want to recuperate their economy also. So they have, but the US is not happy with that. They want that these countries should quickly move back to the pre-pandemic level, so that the oil prices can stabilize to the same level as it was before the pandemic. Okay, so now let us see the next topic, which is Prasthan. So an offshore security exercise, namely Prasthan, was recently conducted at the offshore development area near Mumbai. So what is the meaning of offshore? So it is a part of the sea which is closest to the land. So why this Prasthan exercise is conducted? So after the Mumbai attacks, it was realized that there could be a terrorist attack, there could be oil spill, there could be any or fire in near the ONGC plants. So we have to ensure coordination between all the agencies which are involved in that area, like Indian Navy, Indian Air Force, Coast Guard, ONGC, Port Trust, everyone. So all these agencies, they every 6 months they do this Prasthan name exercise, and even the Marine Police of the Maharashtra Police is involved in that. And this time, this exercise is being conducted at Mumbai High North platform of ONGC, and this exercise would focus on terrorist intrusion, bomb explosion, major fire, oil spill, and all the issues which can come up in the future. So to ensure coordination between these agencies, or multi-agency coordination, this exercise is being conducted. Okay, so now let us see the next topic, which is Sydney Dialogue. So PM Modi has recently addressed this Sydney Dialogue, because this Sydney Dialogue is being conducted by the Australian Strategic Policy Institute. So it is basically a think tank which is conducting this exercise. This dialogue, and after the address of Australian Prime Minister, the Prime Minister Modi also spoke about this in this forum about India's technology evolution and revolution. So he mentioned about the central role of India in the Indo-Pacific region, and how India is emerging as a pioneer in digital world. So he also spoke about the new forms of threats that we have at the sea level, at the cyber level, as well as the space. Okay, so he also talked about he also talked that about the fact that democracies have an inherent strength in their openness, but we should not let our openness to be weaponized by the countries like China, who are autocratic. So of course, he did not name China specifically, but the message was clear to China, or China only. Okay, so this dialogue is being is was conducted is being conducted rather between these 17th November to 19th November, that is today. And it is an initiative of Australian Strategic Policy Institute, and it brings together political, business, and government leaders. So they talk about new ideas, and what are the new opportunities, what are the new critical technologies. So just remember that like we conduct this Raisina dialogue, there is Sydney dialogue also. Okay, so now let us see the next topic, which is EAC.
PM. So the Economic Advisory Council to the Prime Minister has recently met in Delhi, and they have agreed that the budget was very transparent, realist, reformist, and growth oriented. And they have shown optimism regarding the real and nominal growth rates for the next year also. So they have said that the apart from, of course, the base effect, which we discussed several times in our sessions, they're saying that of course there is base effect to our growth, but even the construction sectors or contact intensive sectors or services sectors is improving, and we can expect that private investments would also recover in the coming few years. And they have felt that a growth rate of about 7 to 7.5% can be expected in the next year. Okay, so this PM's economic advisory is a non-constitutional and non-statutory and non-permanent body. So it is basically made at the discretion of the prime minister. It is not a permanent body, so prime minister can anytime dissolve it, and if it wants, it can decide that he will not be having this economic advisory council. So generally the prime ministers make this council to analyze every critical issue that affects the economic or macroeconomic situation of the country. And prime minister can also delegate other tasks to this economic advisory council, because currently economy cannot be seen in silos. It is affected by the political and strategic factors also. So this body submits periodic reports to the prime minister, and it also analyzes all the macroeconomic issues which are of very high importance and requires the views of the prime minister. Okay. So now let us see the next topic, which is annual state of education report. So the 16th annual status of education report was released by the NGO Pratham. So every year since the last 16 years, so this is the 16th year, of course, every year since the last 16 years, NGO Pratham conducts this annual state of education survey, and it presents a report to the public. And this time the report is saying that the percentage of rural children who have not been enrolled in the school have doubled during the pandemic, because of course the schools were closed. And during this particular period, it was observed that 1/3 of children, they were enrolled in the classes of 1 and 2, but they never attended the school. Okay, so they have taken admission, but 1/3 of the children, they never attended the school despite taking admission or despite getting enrolled. Okay, so this survey was conducted telephonically in about 76,000 households, and they analyzed that between the ages of 6 to 14, 92% of the children had textbooks, but 1/3 of them had no other access of any other learning material or support. So they were just having the textbooks only for their class. And the online education was restricted to a quarter of students only, and this was also variable. Like some states like Kerala and Himachal Pradesh, they were having 91% 80% of their students, they were having access to the online classes. But in cases of Bihar and West Bengal, the students were not having access to the smartphones, and internet access was also severely limited. That's why about 10% to 13% of the students were only able to attend the schools during this pandemic. Okay, so you already know that this annual state of education report is conducted by the NGO Pratham, and since the last 16 years, I would rather say 15 years, this report is being released by this NGO. Okay, so now let us see the next topic, which is National Epilepsy Day. So on 17th of November, this National Epilepsy Day was celebrated, or observed rather. You don't celebrate such days, of course. So this epilepsy is a chronic non-communicable disease, and it affects the brain. About 5 crore people worldwide are affected by this disease. So what happens during this disease is that there are recurrent seizures. So in Hindi, if you don't know what is a seizure, I will just tell you in Hindi, you call it dora. Okay, you can get seizures due to this epilepsy, and there are brief moments of involuntary movements. So what happens is that you don't want to move your arm, but your arm is moving itself. Okay, so there are other
issues also, like you lose your consciousness, you cannot control your bowel movement or your bladder function, so your urine is passed automatically. So all these areas where involuntary movement of bodily function starts, it can happen due to this epilepsy. Okay, almost 80% of the people who suffer from epilepsy, they live in low and middle income countries. Of course, this epilepsy is treatable, but three-fourth of people are still affected by this disease because they have not received the required treatment due to several other factors. Okay, so these were our topics for today. आज आप ग्रुप से जो है वो वीकली कंपाइलेशन भी जो है वो डाउनलोड कर लेना. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.